देखिए, अब हम लोगों के पास में घटना सार जो है वो आ चुकी है। कब से कब तक की? तो जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक। आप सबका बहुत बहुत, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए क्योंकि जो क्रॉनिकल सीरीज मैं चला रहा था जुलाई और जून के महीने की, जो हम लोगों ने कंप्लीट की एक साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे, दिल से शुक्रिया आप लोगों को। अब क्योंकि मैं इससे पहले मई माह की कराने वाला था, लेकिन बहुत जब से ये बुक आई है, 3 दिन आज हो गए हैं, तब से लगातार मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि इसको पहले कंप्लीट करा दीजिए। उस दृष्टि से मैंने भी ये मुनासिब समझा कि चलो ठीक है, पहले इसको करा लिया जाए। देखिए, इसका कवर पेज ये है और ये रही बुक, और ये अंक 2 के नाम से आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको अंक 2 राइट साइड में आपको देखने को मिलता है, राइट। घटनासार के नाम से आती है, एसएस पब्लिकेशन से, राइट। इसको अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। अगर आप रिव्यू ऑफिसर या फिर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या मेंस के कुछ टॉपिक के लिए अगर इसको देखते हैं तो बड़ी अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दो बुक कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बुक ये रहती है घटनासार। इसके साथ में मैं बोलता हूँ मंथली एक बुक आती है पतली वाली क्रॉनिकल, ठीक, पतली वाली क्रॉनिकल। उसको साथ में दोनों को अगर आप करते हैं तो ये गारंटी होती है, लगभग ये गारंटी होती है कि आप 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आप एग्जाम में आप करके आएंगे, राइट। तो बहुत मेजर पोर्शन है, आपको पता है प्रीलिम्स में बहुत मेजर पोर्शन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। इसके लिए इस दृष्टि से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, अब बात है कि क्रॉनिकल की जो बात चल रही थी, क्रॉनिकल अगस्त माह की जब आएगी तो अगस्त माह की क्रॉनिकल मैं पूरी कराऊंगा। इससे पहले मई की मैं कराने वाला था, तब तक ये बुक आ गई। और जैसे ये बुक आई तो बहुत सारे लोगों के अचानक से मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए कि सर इसको पहले जल्दी निपटा दीजिए। तो चलिए, इस बुक का मैंने ये दिखा दिया आपको, कवर पेज आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और एक चीज़ और है, कोशिश करें बुक अगर ऑनलाइन भी आपको महंगी मिले कोई बात नहीं है, बुक जरूर लीजिए। पीडीएफ से काम चलता नहीं है। पीडीएफ ना तो मैं देता हूँ, एक बात, केवल ये इस दृष्टि से है, पीडीएफ इस दृष्टि से मैं ये बना रहा हूँ कि आपको मुहैया कराया जा सके, आपको पढ़ाया जा सके, आपको चीज़ें पता चलें कि बुक को कैसे पढ़ना है, राइट। मैं कोई पब्लिकेशन हाउस नहीं हूँ, पब्लिकेशन हाउस की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके अपने कॉपीराइट्स हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन सारी सीमाओं में रहते हुए आपके लिए जो बेहतर है मैं वो कोशिश कर सकूँ, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। घटनासार है, अंक 2 के नाम से आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें जनवरी से लेकर जून तक सारी चीज़ें कवर करी गई हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है, इसकी विषय वस्तु थोड़ी देख लीजिए कैसे है। ये संजय सर निकालते हैं, संजय सिंह सर संपादक हैं इसके, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अन्य बुक्स में भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये पहले विषय सूची आप इसकी देख लेंगे। जैसे अद्यतन सार संग्रह जो है उसकी अर्धवार्षिकी है, ये 1 लाइनर वाला पोर्शन होता है। 1 लाइनर के साथ में फिर आती है राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, फिर आती है अंतर्राष्ट्रीय, फिर आती है आर्थिकी, फिर यूपी स्पेशल आता है, फिर अन्य आ जाते हैं चर्चित स्थल, चर्चित चेहरे, और सब दुनिया भर की जो जिंदा हुए मर गए, मतलब सॉरी माफ़ करें मुझे, ऐसे फ्लो में निकल गया, बट जिनका निधन हो गया है, माफ़ करें फिर से मुझे, जिनका निधन हो गया है या कोई ऑपरेशन अभियान हुआ है या फिर कोई सम्मेलन हुआ है, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे पॉइंट में आपको मिलेंगी। बुक है लगभग 160 पेज की। देखिए, अब क्योंकि इस बुक की मैं सीरीज बनाऊंगा, इसलिए आप इसके साथ लगातार जुड़े रहना। एक चीज़ और है, बुक को अगर मेरे साथ आपने कवर कर लिया इस बुक को, तो बहुत मेजर पोर्शन, बहुत अच्छा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। अभी जो लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स मेरे साथ, उनको आइडिया है कि मैं किस दृष्टि से करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, मैं बुराई किसी की नहीं करता हूँ, बट सबसे बेहतर स्थिति पे आपको यही मिलेगा। चलो आगे आता तो ये है कुछ बुलेट पॉइंट्स, अद्यतन सार संग्रह के नाम से आएगा। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक की सारी चीज़ें ऐसी बुलेट पॉइंट में लिखी होंगी। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस बुलेट पॉइंट को अभी आप मत देखिए, ठीक। जब मैं करा दूंगा जो थियरी पोर्शन है, जब मैं उसको करा दूंगा, इसके बाद जब ये आप देखेंगे, ये बुलेट पॉइंट देखेंगे, तो ये आपको बिल्कुल हलवे जैसे लगेंगे, मतलब बिल्कुल बहुत बहुत ईजी लगेंगे। आप इसके लिए अभी क्या होगा, अभी आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा नहीं, आप इसको रटने का प्रयास करेंगे, तो उन सारी चीज़ों को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसलिए सीधे मैं आता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, चलो लेके आता हूँ। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय वाले पोर्शन में, कितनी जल्दी नीचे जाता है देखो, स्क्रॉल हो रहा है, हाँ यस आ गया, ये आ गया। और ये रहा राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, और अब बस लगा के देख लीजिए इसको। 2-3 बार जब आप देख जाएंगे तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। एक चीज़ एक हाँ, छोटी सी घटना और है, छोटी सी इंपॉर्टेंट घटना ये है, बीच में मुझे बताना जरूरी समझा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, आप सबको पता है, अच्छी बात है। मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंडिविजुअल गाइडेंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं, राइट। इसमें हम 7 आज तारीख हो गई है, 8, 7 और 8 की रात है। 9 तारीख से हम लोग एक प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से का मतलब जो बच्चे रह गए थे, बार बार जिनके मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये ज्योग्राफी से शुरू होगा और प्रोबेबली ये खत्म हो जाएगा जाके आपका 10 तारीख के 10 अक्टूबर के आसपास में, राइट। तो आपको 17 दिन का ठीक ठाक समय इसमें मिलेगा। दूसरी चीज़ है, अन्य कोई बात है नहीं,
पहले से इसकी सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं था इस कार्यक्रम को लेके आने का। मेंटरशिप प्रोग्राम टॉप 50 के नाम से हम लोग चलाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का अर्थ ये है कि इंडिविजुअली मेंटरशिप हो सके, राइट। हर इंसान की क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, उनको सुधारा जा सके, उन सब चीज़ों के विषय में, ठीक। नंबर आपको सब वहीं मिल जाएगा, अगर चाहे ना तो करना आके, नहीं तो कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, केवल वही लोग इसमें आए जो लोग ठीक ठाक पढ़ चुके हों, जिनकी थोड़ी सी कमी के कारण उनका प्रीलिम्स रुकता हो। बिल्कुल अगर सन्नाटा है, बिल्कुल जीरो अंडा है तो बिल्कुल मत आइए। कोई रामबाण या घुट्टी नहीं है जिससे बेड़ा पार हो सकेगा, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि हीरे को कितना चमकाया जा सकता है, समझे, मैक्सिमम उसकी लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट का मतलब है उससे सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी निकाली जा सकती है, राइट। कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ तैयारी के कुछ अपने कार्यक्रम होते हैं, जैसे डेली टेस्ट की प्रैक्टिस है, आप कहीं फंसें तो उससे लिए हम लोगों से कंसल्ट करें, बस। बाकी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर रहे हैं तो, राइट। अब आ जाता हूँ मेन चीज़ पे मैं, ठीक, चलो आगे आ रहा हूँ। राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी है। पहला चुनाव देखिए, पहली जो हेडिंग है आपकी, 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझ लें, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। एक चीज़ याद रखें, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इस बुक में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी बात एक ध्यान देने को मिलेगी कि इस टॉपिक को घटनासार ने लगभग 6 पेजेस में कवर किया है। जब लगभग ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है, फिर भी बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम लोग कट शॉर्ट करेंगे, और जो एडिशनल चीज़ें होंगी उसको ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद में लगातार देखिए लिखा है, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार, ठीक। इससे पहले एक बार और ऐसा हो चुका था, कब हुआ था, ये सौभाग्य प्राप्त है पूर्व प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू को, जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, और कोई लगातार नहीं बन पाया, ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज़ है, यहीं से उठा के चलो, 18वीं लोकसभा का चुनाव है, 18वीं लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है, ठीक है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा ये सब आपको पता है, पॉलिटी वाले सेक्शन में आप देखेंगे, ठीक है। अगली बात ये है कि जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी हम लोग कवर करते चलेंगे। जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जीत के बाद बीजेपी के नेता जो है नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार, देखिए लगातार तीसरी बार, लगातार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एक बात क्लियर हो गई है कि ऐसे ये दूसरे नेता बने हैं, ऐसे ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, राइट, लगातार तीसरी बार, ठीक है। इससे पहले कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू 52 के चुनाव में, 57 के चुनाव में, और 62 के चुनाव में। 62 के चुनाव में आपको याद है चीन का युद्ध हुआ, चीन के युद्ध के बाद वो गहरे सदमे में थे, डिप्रेशन में थे, इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। 52 में पहला आम चुनाव हुआ 1951-52 का, जिसमें 489 सीट पे ये चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार का चुनाव जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 543, 545 से 543 हो गया। क्यों हुआ, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें 2 व्यक्ति ऐसे होते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे, उनको हटा दिया गया, तो अब बचे 543। चलो, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ 18वां लोकसभा का चुनाव था, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप अभी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कट शॉर्ट करूंगा, बहुत सारी चीज़ें हटाऊंगा, परेशान मत रहना, ठीक। एक बात, दूसरी बात है कि इसमें जो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला नहीं। आप सबको पता है बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में निकल के आई 240 सीटों के साथ में, जबकि जो एनडीए है उसको 293 सीटों का आंकड़ा मिला। 272 का जो आंकड़ा है वो है मेजोरिटी का, राइट। अब मेजोरिटी एक पार्टी ले सकती है या फिर किसी के गठबंधन के साथ ले सकती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कराई। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जो शपथ ग्रहण होती है, देखिए एक बात, पहली बात तो प्रधानमंत्री आप समझिए, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद है देश का, पूरी राजनीतिक व्यवस्था में आई थिंक सबसे बड़ा पद है, एक बात। दूसरी बात, वास्तविक शक्तियाँ जितनी होती हैं सब इसके पास में होती हैं, जबकि नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, आप सबको पता है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो प्रधानमंत्री है वो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको केवल 2 से 3 जगह आपको ठीक तरीके से देखने को मिलता है। एक मिलता है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 केवल ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसके अनुसार काम करेगा, तो मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करेगा, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, तो वो होगा प्रधानमंत्री, एक बात। दूसरी बात, जब 75 में आते हैं तो 75 से ही नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की, देखिए ध्यान देते हुए चलना, 75 से ही नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की। कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक, एक बात। दूसरी बात, उसमें क्या लिखा हुआ 75 में कि
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की, मेरी बात ध्यान से सुनना, नियुक्ति की जाएगी, निर्वाचित नहीं होगा, निर्वाचित नहीं होगा, नियुक्ति की जाएगी, राइट। चुनाव भले ही लड़के आया है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का कोई चुनाव नहीं था, लोगों ने उसको चुना है। लोगों मतलब लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका वो नेता है, ठीक है। तो एक बात इसको ध्यान रखना, उसकी नियुक्ति की जाएगी, ऐसा ही लिखा हुआ है, नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, ठीक। और प्रधानमंत्री ही डिसाइड करेगा कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे। उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक चीज़ नियुक्ति हो रही है, दूसरी चीज़ हो रही है प्रधानमंत्री आपको कहाँ मिलता है, तो आर्टिकल 74 में मिलता है, इसके बाद 75 में मिलता है, और 78 में आप प्रधानमंत्री के दायित्व तो देखते हैं। 1-2 में ये डिवाइड हो जाता है, 71-1, 78-1, 78-2, ठीक है। ये कर्तव्य हैं कुछ राष्ट्रपति को, जैसे सूचना देने संबंधी ऐसी सब चीज़ें हैं। बाकी अन्य जगह पे आप बहुत चीज़ें नहीं देखेंगे, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पद है। एक चीज़ और, देश में कौन सा शासन है आपको पता है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है पूरी, समझे। संसद जैसे 2 सदन होते हैं, या मंत्रिमंडलीय सरकार है, समझे। इसका जो सरकार है उसका आधार कौन से हैं? तो याद रखना, आर्टिकल 74 और 75, केवल 2 ही जगह पे ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि भारत में जो सरकार होगी। देखिए, जब भारत का संविधान बना तो 395 अनुच्छेद बनाए गए, 395 आर्टिकल बनाए गए। सबसे दिलचस्प बात अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगी, पूरी जो शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था का जो आधार है मंत्रिमंडलीय सरकार है, जिसमें 2 सदन है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है। लेकिन जब आप ध्यान से ये चीज़ देखेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है, इनका आधार किन 2 आर्टिकल के कंधों पे है, तो आपको पता चलेगा 74 और 75 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। 74, 75 ऐसा समझ लीजिए कि इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं कि पूरी व्यवस्था को अपने कंधे के ऊपर लाद के चलना है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें थी, मुझे बताने का मन हुआ तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो क्या अपनी स्वेच्छा से कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 विकल्प हैं आपके सामने। अगर फुल मेजॉरिटी के साथ में कोई पद आता है तो वहाँ पे वो स्वेच्छा से नहीं कर सकता है। बट इफ़ इन केस ऐसा होता है कि अगर प्रधानमंत्री कोई किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा। विवेकाधीन शक्तियों का मतलब क्या हुआ? जो उसका कॉन्सेस अलाउ करेगा, राइट। अपने कॉन्सेस के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। उसमें वो क्या काम या फिर उसके क्या काम करेगा, या फिर उस 2 काम करेगा, या फिर वो किसी भी बड़े दल को आमंत्रित करेगा कि लो भाई सत्ता संभालो आके, और 1 महीने के अंदर फ्लोर टेस्ट करा के मुझे बताओ कि क्या हुआ है, आप पास हुए या फेल। या फिर वो एक काम कर सकता है, या फिर वो दूसरा काम कर सकता है। दूसरा काम क्या होगा कि जो सबसे बड़ा बहुमत वाला दल है, बहुमत का गठबंधन है, सॉरी दल नहीं गठबंधन है, उसको आमंत्रित करेगा, ठीक है। फिर उससे बोलेगा कि आप जाइए और फ्लोर टेस्ट 1 महीने के अंदर कराइए, आप बताइए। तो ये इसमें इनर कॉन्सेस उसका क्या अलाउ करता है, राइट। इसी का कई बार आपने बवाल देखा होगा, जब स्टेट में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ राज्यपाल होता है, वो अपनी तरीके से काम करता है, ठीक। क्योंकि इस पे कोई वास्तविक, कई बार डायरेक्शन है, कई बार जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं। इसलिए इस पे कोई लिखित प्रमाणिक चीज़ नहीं है किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं करना है। हालांकि अगर मेजॉरिटी में है, पावर है, तो मतलब अगर ठीक ठाक बहुमत से जीत के आया है, समझे, तो वो उसको अलाउ करना ज़रूरी हो जाएगा। एक चीज़ तो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ मैंने पॉलिटी की चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, जब इस चीज़ को आप टॉपिक पढ़ेंगे, पहली बात तो 6 पन्ने में ये टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आए। पॉलिटी में हो सकता है जो चीज़ें मैंने अभी बता दी हैं, हो सकता है ठीक वहीं से उठ के आपको क्वेश्चन मिल जाए, राइट। इसलिए मेरी कोशिश है, जहाँ पे काटना होगा वहाँ पे मैं ऐसे काटूंगा, आगे बढ़ जाऊँगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं उतना आपको देने की कोशिश करूँगा। एक बात। दूसरी बात, आइए जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री, और मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब स्वतंत्र प्रभार क्या होता है ये पॉलिटी वाले सेक्शन में मैं बताऊंगा, चलो ठीक है बता देता हूँ। अन्य 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ग्रहण की। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब देखेंगे, उसके आर्टिकल जब 74 के अंदर देखेंगे तो आपको चीज़ें मिलेगी कि वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ मंत्रिपरिषद, ठीक है। वहाँ मंत्रिपरिषद, राइट। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसकी कोई संरचना की बात वहाँ पे नहीं की गई है कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, अपर में कौन होगा, लोअर में कौन होगा। बेसिक समझ ये बताती है, बहुत सारी चीज़ें और इसके बीच में घटनाएं हुई, उसमें ये चीज़ निकल के आएगी कि इसमें लगभग 3-4 ऐसे श्रेणियाँ होंगी। जैसे सबसे ऊपर में आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पे आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिलेंगे, जिसको किसी मिनिस्ट्री का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया, फुल फ्लेश तरीके से चलाने को दे दिया गया। दूसरे होते राज्य मंत्री, एक होते राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक होते केवल राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का केवल मतलब है कि उसको किसी कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के साथ में अटैच कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री के साथ में आप बैठो, उसको चाय नाश्ता कराओ, वो जो बात कहे उसकी बात मानो, समझे। तो इस तरीके से काम करता है। फिर आते उप मंत्री, उन सब चीज़ों पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक चीज़ आप और जान लीजिए। एक बेसिक चीज़ है ये कि देखिए,
जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे केवल आपको मंत्रिपरिषद देखने को, मंत्री बहुत मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बस मैं केवल लिख रहा हूँ, इस पर ध्यान मत देना, मंत्रिपरिषद वहाँ केवल आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे, जब आप जनता दल की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी है, जब इंदिरा गांधी की सरकार हटी इमरजेंसी के बाद में, उस समय पे हुआ 44वां संविधान संशोधन। ठीक, 44वें संविधान संशोधन से एक आर्टिकल निकल के आया 352, राइट। 352 में एक अमेंडमेंट किया गया जहां पे मंत्री परिषद लिखा हुआ था, वहां पे मंत्रिमंडल को डाल दिया गया, यानी कैबिनेट को डाल दिया गया। तो अब कैबिनेट जो वर्ड है, जो मंत्रिमंडल जो वर्ड है, वो संवैधानिक वर्ड है, याद रखना, समझे। सारी पावर इसी के पास होती हैं, इसी को पूरी मंत्रिपरिषद फॉलो करती है नीचे तक, जो कहते हैं ये वही सही, समझे। तो याद रखना बस इस चीज़ को, आगे बढ़ो। फिर आ गया है, फिर लिखा हुआ है कि मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं, फला नेता है, यहाँ इनके नाम लिखे हुए हैं, आराम से पहुंच करिए, पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन हो सकता है, मैचिंग में आ जाएगा, लिस्टिंग में आ जाएगा, कुछ पूछ लेगा कौन सा नहीं आया, या किसी का राष्ट्रपति की जगह कोई प्रधानमंत्री लिख देगा, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो याद रखना, ठीक। दूसरे वर्ड देखिए मुझे दो मिल गए यहाँ पे, एक लिखा है सागर विजन, यहाँ पे देखिए सागर विजन लिखा हुआ, इससे पहले लिखा हुआ है नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो पहले हैं, हमारे अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, हमारा घर अच्छा चलेगा। दूसरी पॉलिसी यहाँ पे लिखी है सागर विजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। सागर विजन आपको नजर आएगी लगभग 2015 के आसपास, 2015 के आसपास पीएम मोदी साहब गए सेशल्स और मॉरिशस, ऐसी कुछ यात्राओं पे थे, वहाँ पे इन्होंने एक वर्ड इजाद किया सागर, SAGAR, सागर। सागर का मतलब था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक। मतलब सबकी सिक्योरिटी के लिए, सबकी ग्रोथ के लिए अपना पूरा जो रीजन है इसमें व्यवस्था ऐसी बनाई जा सके, ठीक है। आपको पता है उससे पहले 2008 में बहुत सारी समस्याएं हुई, मुंबई अटैक हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई, इसलिए रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए सागर जो है सागर शब्द इजाद किया गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में, याद रख लेना, ठीक है। इसलिए ये सारे जो लोग हैं आपको पड़ोसी ही देखने को मिलेंगे, हमारे सारे पड़ोसी हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, भूटान के फला व्यक्ति हैं, है ना, भूटान के प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना हैं प्रधानमंत्री कहाँ की, बांग्लादेश की, राइट, रानिल विक्रमसिंघे हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। इनको आप देखिए, सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति नहीं है, कई जगह का आपको राष्ट्रपति हो सकता है लिख के गलत कर दे, या उपराष्ट्रपति लिख दे, या हो सकता है प्रधानमंत्री लिख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वहाँ पे आप पढ़ के भी एक क्वेश्चन गलत जरूर करके आएंगे। तो ऐसा कृपया ना करें, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दें, ठीक। आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे लिखा है एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी जिसको बोलते हैं, या जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड है, शिवसेना का शिंदे गुट है, लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान वाली, स्वर्गीय रामविलास पासवान वाली, अब तो खैर नहीं रहे वो। इसके बाद जेडीयू है, जिसको जनता दल सेक्युलर कर्नाटक में जो है, इसी जेडीयू से कभी आपको प्रधानमंत्री भारत के देखने को मिले थे, राइट, याद रखना। फिर लोकदल है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है, जीतनराम मांझी वाली हम जिसको बोलते हैं, द रिपब्लिकन, ऐसे करके बहुत सारी पार्टी हैं। इन सबको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब रटने की आवश्यकता क्या है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसमें होगा सहयोगी दलों के 11 मंत्रियों सहित मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है, 71 है, याद रखिए बिल्कुल। दूसरी बात, मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री हैं, जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत पावरफुल होते हैं। 5 राज्य मंत्री हैं, ठीक, याद रख लेना। 33 ऐसे मंत्री हैं जिनको पहली बार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये महिला वाला जरूर याद रखेंगे। कुल कितने मंत्री हैं जरूर याद रखिएगा आप, ठीक। ओबीसी से कितने हैं, कुछ चीज़ें ये लिखी हैं, ठीक, कुछ चीज़ें ये लिखी हैं। अनुसूचित जनजाति से कितने हैं, अनुसूचित जाति से कितने हैं, ये सारी चीज़ें कुछ अल्पसंख्यक से ऐसे करके कुछ लिखी हैं, ठीक है। बस एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक समूह से है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब अगर आपको लिख के दे दिया कि अल्पसंख्यक समूह से कोई भी मंत्री नहीं है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एक भी मुस्लिम नहीं बनाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं है, और भी लोग हैं, ठीक है, और भी हैं, मतलब और भी धर्म है जो अल्पसंख्यक समुदाय में, ठीक है। फिर इसके बाद मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये सारी पावर्स इनके पास में होती है, एक साथ बैठ के फैसला लेते हैं, हर 7 दिन में मिला करते हैं, चाय नाश्ते पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीज़ें हैं, लिस्टिंग है, इसको ज़रा आप देखिए जरा ठीक से, ठीक है, निहार लीजिए। बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता है नहीं, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पद हैं वहाँ पे वही लोग रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे राजनाथ सिंह वहीं रक्षा मंत्री आपको मिल जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह के पास में वही दोनों मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। नितिन गडकरी के पास में वही है, सड़क परिवहन जलमार्ग। जेपी नड्डा के पास में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आ गया है। शिवराज सिंह पहली बार बने हैं सेंट्रल में, और यहाँ पे देखिए
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिला है, जबकि मोदी जी को ठीक ठाक करने आना। देखिए सारी चीज़ें रखते हैं। एक चीज़ और देखिए, जब आप पढ़ें तो इसमें कुछ चीज़ें खुद निकालिए, आपको खुद पता चलेगा। जैसे परमाणु ऊर्जा, राइट, किसके अंदर में है? प्रधानमंत्री के अंडर में, ठीक। अंतरिक्ष नीतिगत मुद्दे किसके अंडर में है? प्रधानमंत्री के मुद्दे में। CSIR किसके अंडर आएगा? उन्हीं के अंदर आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, विभाग ही बांटेंगे। चलो आगे बढ़ जाओ। फिर ये कुछ ये लिस्टिंग है, इसको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा। लगभग मेरा अनुमान है, आ जाए तो मुझे गालियाँ देना, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक। चलो अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझ लें। जैसे कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, चुनाव कब से कब तक हुआ? 19 अप्रैल से 1 जून तक हुआ। 7 चरणों में चुनाव हुआ, याद रख लेना, बिल्कुल याद रख लेना, 7 चरणों में चुनाव हुआ। कितनी सीटों पर हुआ? याद रखना, 543 सीटों पर हुआ, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ये बताएं, ये जो सीट है ये डिसाइड कौन करता है? ठीक, तो याद रख लेना एक चीज़ को, आर्टिकल 82 से निकल के आता है। परिसीमन आयोग को ये पावर मिलती है कि वो सीटों का बंटवारा कर सके राज्य की जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, बराबर जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, गलतियां ना हो। लेकिन हुआ क्या? ठीक, हुआ ये कि सीटों की संख्या बढ़ना बंद हो गई 1972 के बाद में। उसका कारण है 1972 में बहुत सारे प्रोग्राम जब लॉन्च किए जा रहे थे इंडिया के अंदर, जिसमें ये चीज़ें थी कि नॉर्थ, जैसे आप देखेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें ये भी चीज़ें थी कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम थे, ठीक। तो साउथ के जो स्टेट थे उन लोगों ने उनको फॉलो किया, वो थोड़े ठीक थे, समझदार थे, उन चीज़ों को समझ गए। नॉर्थ वालों को समझ में नहीं आया, नॉर्थ वाले जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ाते चले गए, ठीक है। हुआ ये कि यहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, ठीक है, विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी। और जब ये सीटें बढ़ेंगी तो आप जब देखते होंगे ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो नॉर्थ से ही बन रहे हैं ज़्यादातर। उसका रीज़न है क्योंकि जहाँ पे बाहुबल ज़्यादा होगा उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरी चीज़, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक, या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जहाँ से जितने सांसद चुन के आएंगे, ठीक, और जो अगर मान लीजिए इसमें तो राष्ट्रपति के शासन में, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं की भी जिम्मेदारी होती है, तो विधानसभा जहां सीटें ज़्यादा होंगी वहीं वो उन्हीं लोगों को तो वोट देंगे। इसलिए सन 1972 से स्थितियां रोक दी गई, अमेंडमेंट हुआ और 2026 तक स्थिति ऐसी रुकी हुई है कि संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक। लेकिन हुआ ये कि 545 के बाद में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया जो लागू हुआ, जिसके बाद में 5 एंग्लो इंडियन थे 2, उनको मार के भगा दिया गया। अब बचे हैं 543 हैं। 543 में भी जब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ ऐसे हैं जो चुन के आते हैं किससे, स्टेट से चुन के आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चुन के आते हैं आपके यूटी से चुन के आते हैं। तो यूटी से आई थिंक 19 चुन के आते हैं, 19 से इतने घटा देना, आपको मिल जाएंगे कितने, शायद 24 इससे कर दीजिए। 524 जो हैं 524 हैं, 524 चुन के आएंगे आपके स्टेट से, बाकी 19 जो चुन के आएंगे आपके कहाँ से, यूटी से, यूनियन टेरेटरी से, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद कर लेना, बस इतनी बेसिक चीज़ें थी, मुझे बताने का मन हुआ, मैंने बता दिया, ठीक। चुनाव आयोग कराता। एक चीज़ और याद आ गई, लोकसभा का चुनाव की जब घोषणा होती है, घोषणा का मतलब अधिसूचना कौन जारी करता है, याद रख लेना, ये पावर है। अधिसूचना मतलब चुनाव होगा ऐसा कौन कहता है, ये राष्ट्रपति को पावर है। स्टेट में ये पावर आ जाती है किसके पास में, ये पावर आ जाती है आपके गवर्नर के पास में, ठीक है। तो होता क्या है, जब अधिसूचना जारी हो जाती है, इसके बाद में पिक्चर में पूरी तरीके से खुल के आ जाता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें करेगा, जैसे कितने चरणों में चुनाव होगा, आचार संहिता कब जारी होगी, अलग अलग से नियम बनाएगा, अलग अलग से पोर्टल बनाएगा, अलग अलग सी चीज़ें करेगा, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें हो गई। 4 जून को इसका परिणाम आ गया, मतगणना आ गई। एनडीए ने लगातार तीसरे कार्यकाल में बहुमत मिला। इंडिया जो है दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन बहुत अच्छी फाइट हुई, बहुत अच्छी तरीके से इंडिया लड़ा। और देखिए एक चीज़ और जो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, देखिए कोई भी चुनाव हो, पावर ऐसी चीज़ है, पावर अगर आपको मिल जाए बहुत सालों के लिए, तो आप सेवक से तुरंत बदल के शासक हो जाएंगे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है आपका मानना व्यक्तिगत रूप से दूसरा हो। मेरा ऐसा मानना है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ वहाँ भी देखिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि सेंटर को अलग पावर दीजिए, स्टेट को अलग पावर दीजिए। फिर भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जब और समझ में नहीं आया तो 73 अमेंडमेंट हो गया, 74th अमेंडमेंट हो गया, है ना। यहाँ से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तीसरी सरकार बना दी गई। ऐसे ही देश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, इसके साथ में पावर का अलग अलग हाथों में जाना, बदलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्टीमेटली लोगों का भला होता है, देखिए, इसलिए तो याद रखेंगे 400 पार का नारा जो था वो खत्म हो गया, बीजेपी 240 पे आ गए। फिर ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्जिट पोल के एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एग्जिट पोल क्या होते हैं, ठीक है, याद रख लेना इसको। आगे आ जाओ। फिर ये है प्रधानमंत्री मोदी कितने लाख वोट से जीते, कुछ अंतर घट गया, जैसे कि फैज़ाबाद में बीजेपी चुनाव हार गई। इन सब चीज़ों से एग्ज़ाम का मतलब नहीं है ना, एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होता है, ठीक। ये सब
न्यूज़ का विषय है, मतलब टीवी न्यूज़ का विषय है, ठीक है। 18वीं लोकसभा में फिर कुछ स्थितियां ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी देख लीजिए, जैसे कि बीजेपी है 240 पे है। अच्छा, वोट शेयर कितना है बीजेपी का, तो आपको देखने को मिलेगा 36 पॉइंट समथिंग, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट अगर मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 36.5 होगा, 6 होगा, ऐसे ही कुछ होगा, आप देखेंगे जाके। बेटर 36 पॉइंट समथिंग है। जबकि जो आपको कांग्रेस है, कांग्रेस का आपको मिलता है 21.2%, याद रखना, वोट शेयर। दो ही पार्टियों का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जबकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सपा बनी है, समाजवादी पार्टी, उसका शायद 4.5% ऐसे ही कुछ है, या 5.4% होगा, कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। लेकिन आगे बढ़ जाइए, इसमें बीजेपी जो है 240 सीट के साथ में है, टीडीपी जो है वो है 16 सीट के साथ में, जबकि जेडीयू जो है नीतीश कुमार जी वाली वो 12 सीट। यहाँ पे दोनों लोगों को मज़ा मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी हैं, फिर बहुत सारे ऐसे दल लिखे होंगे, हर चीज़ को ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, और फिर क्या मिलेगा। हाँ, फिर देखिए, एक तो इसको आप जरा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एनडीए, इसको जरा पढ़िए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, याद रखना है। हो सकता है ये भी आ जाए आपसे, एनडी हो रहा था बहुत पूरे चुनाव भर, हो सकता है कि आपसे ये भी आ जाए कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, अगर हो सकता है, हालांकि संभावना बहुत कम है, लेकिन क्या पता, एक बार देख लीजिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, राहुल गांधी ने ये नाम सुझाया था, इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। कांग्रेस है 99 सीट के साथ में है, समाजवादी पार्टी 37 सीट की आवाज़ भी, बाकी अल है। तीसरे नंबर पे जो है वो है आपकी तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली। एक अच्छा दिलचस्प बात यह है, इस बार महिलाओं की संख्या जो लोकसभा में है वो 74 है, ओके। जब लास्ट ईयर शायद देखेंगे आप 78 थी, शायद आई थिंक 78 थी, अभी इसी में कहीं लिखा होगा, देख लेंगे चल के आगे। 78 के आसपास थी, 4 महिलाओं की संख्या घट गई। लेकिन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो लार्जर पोर्शन है महिलाओं का, वो बड़ी अच्छी, मतलब मैं तो कहूँगा इस मामले में बड़ी प्रोग्रेसिव है ये पार्टी। वैसे अलग अलग आरोप लगते रहते हैं, लेकिन वैसे तो ये प्रोग्रेसिव है। महिलाओं को बड़ी अच्छी सीटें इन्होंने दी, शायद 11-12 इनके सांसद भी जीत के आए 29 में, तो बड़ा अच्छी बात है ये, राइट। फिर और सब चीज़ें हैं, आम आदमी पार्टी है, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों में फिर ये सब चीज़ें हैं, इनको पॉज करिए, पढ़ लीजिए, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता और है नहीं। चलो, अब यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, वहाँ से देखिए, हो सकता है कि आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप देखें यहाँ से क्वेश्चन आने, जब 6 पेज में घटनासार इसको कवर कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आने की संभावना भी बनी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको देखिए ठीक से। 18वीं जो लोकसभा के चुनाव से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे कि सूरत जो क्षेत्र है, सूरत क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल साहब जो है निर्विरोध चुने गए, इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया। दूसरी बात आ जाओ, कौशाम्बी अपना ही यहीं इलाहाबाद से लगा वाला कौशाम्बी, यहाँ से निर्वाचन से निर्वाचित हुए पुष्पेंद्र सरोज, सबसे कम उम्र के हैं। कितनी कम उम्र के हैं, तो याद रखिए 25 वर्ष 3 माह के, समझे, अभी नए बालक हैं, और अच्छा बोलते भी हैं। खैर, मैंने कुछ स्पीचेस इनकी देखी हैं तो मुझे ठीक लगा, पढ़े लिखे हैं। दूसरी चीज़, बिहार के समस्तीपुर से लोजपा मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास वाली जो है, 2 भाई थे, इसके बाद इनमें विभाजन हो गया, एक तरफ रामविलास पासवान उनके सुपुत्र आ गए, एक तरफ चाचा जी चले गए। तो यहाँ से सांभवी दूसरी सबसे युवा सांसद हैं, 25 वर्ष 11 माह की, ये वाली याद रख लेना, यूपी से रिलेटेड भी है और सबसे टॉप पे भी है, इसलिए। दूसरी चीज़ है, पहला वाला ये है सूरत विधानसभा वाला, ये याद रख लेना, सूरत लोकसभा का याद रख लेना, ये वाला भी बिल्कुल ढंग से याद कर लेना। ये रिकॉर्ड में दोस्तों जीते हैं शंकर लालवानी भी कहीं लिखा है, कहीं लालवानी भी लिखा है, इंदौर से जीते हैं, समझ रहे हैं, इंदौर से। कितने अंतर से जीते हैं, तो 11,75,000 वोटों से जीते हैं, याद रखना। सबसे कम अंतर से कौन जीते हैं, तो रविंद्र वायकर मुंबई शिवसेना के हैं, टिकट से निर्वाचित हुए थे। ये कहाँ से, उत्तर पश्चिम मुंबई से, याद रख लेना, ठीक है। 48 मतों से मात्र जीते हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ दिलचस्प अगर लगा किसी को, मान लीजिए कोई पेपर सेट कर रहा है, उसको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक, तो दिल नहीं मान रहा है, कि बनना तो नहीं चाहिए क्वेश्चन, लेकिन दिल नहीं मान रहा है, तो कई बार दिल की भी लोग सुन के क्वेश्चन बना देते हैं। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है। तो असम में, फिर असम जेल में बंद है कट्टरपंथी हैं, खालिस्तानी अमृतपाल संधू, ये भी चुनाव जीत गए हैं खंडूर साहिब से। और एक महाशय हैं, ये देखिए, कश्मीरी अलगाववादी निर्दलीय हैं, अब्दुल राशिद ने किसको चुनाव हरा दिया, तो चुनाव हरा दिया है उमर अब्दुल्ला को। बताइए, उमर अब्दुल्ला इतने पुराने नेता चुनाव हार गए, वो भी अलगाववादी से, बारामूला सीट से। चलो खैर, अलग की बात है। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन निकलने की संभावना बनी रहेगी आपकी। 18वीं लोकसभा में 543 सांसदों में 74 महिलाएं हैं। 17वीं लोकसभा में 78 थी, मैं सही बोल रहा था, इसका मतलब है, ठीक। 74 महिलाओं में आप देखेंगे 30 भाजपा से आई हैं, 14 कांग्रेस से आई हैं। अब आप समझ लीजिए 240 में 30 जीत के आए हैं, 14 जीत के आए हैं। 99 में आप देखिए सपा
37 में। लेकिन आप ये देखेंगे टीएमसी मात्र 29 सीटें, मात्र 29 का मतलब ठीक ठाक 29 सीटें हैं, उनकी अपनी स्टेट में ही पावर है और कहीं है नहीं। हाँ, कम्युनिस्टों को हटा के गवर्नमेंट बनाई वहाँ पे ममता बनर्जी ने। तो 29 में से जब आप देखेंगे कि 11 सीटें मतलब ठीक ठाक, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इनका है। मुझे ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प लगा। चलो फिर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कहाँ कहाँ से अलग अलग महिला हैं ये चुन के आई हैं, ठीक है। फिर है सब, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट घटना आ गई है कि केंद्रीय मंत्री जो वीरेंद्र कुमार हैं वो मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए हैं और 8वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, ठीक। वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी 7वीं बार, तो ये वाला सबसे ज़्यादा बार 8 बार हो रहे हैं ये। नोटा के लिए मध्य प्रदेश में 2,18,674 इंदौर के लिए वोट पड़े। देखिए इनका एक जो पुराना प्रत्याशी था वो वापस हो गया, इसके बाद में 2 ही लोग बचे वहाँ पे, एक तो था बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा था नोटा। तो लोगों ने ये समझ लीजिए कि नोटा को जब खिसिया गए लोग बुरी तरीके से, तो उन्होंने नोटा को भी ठीक ठाक वोट दिए। 2,18,000 बड़ा अच्छा वोट है। लेकिन इंडिया में नोटा का कोई मतलब है नहीं, राइट टू रिकॉल यहाँ पे है नहीं, ठीक है, राइट टू कॉल यहाँ पे है नहीं, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पुराना मतलब अगर ज़्यादा मान लीजिए कहीं पे 10 लाख वोट हैं किसी लोकसभा में, और मान लीजिए 9,99,999 जो वोट हैं वो नोटा को पड़े हैं, राइट। और यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, या अलग अलग मान लीजिए एक ए का है, एक बी का है और एक है नोटा, 3 ही लोग हैं। मान लीजिए नोटा को 9,99,999 मिले हैं, बी को कुछ भी नहीं मिला है, 0 वोट मिला है, और ए को मात्र 1 वोट मिला है। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो विजयी घोषित होगा, जिसको प्रमाण पत्र मिलेगा, वो ए को मिलेगा, बाकी 2 गधे हैं, समझ रहे हैं। तो बस इतना मुझे कहना था, बाकी थोड़ा सा कटाक्ष हो जाता है। फिर कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी ने कहाँ से सीट छोड़ दी, कहाँ से ले ली, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। जैसे बीजेपी इस बार कम सीटें मिली हैं, 33 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया 37 सीटों के साथ में। इसके बाद यहाँ पे लिखा है भारतीय जनता पार्टी 18वीं लोकसभा के 6 राज्यों में स्वीप किया है, बड़ा अच्छा किया है, समझे। 6 राज्यों में इन्होंने स्वीप मार दिया है, ठीक है। वहाँ कौन कौन से हैं, जैसे एमपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल में 4 के 4, अरुणाचल के 2 के 2, त्रिपुरा के 2 के 2, और आपकी दिल्ली में 7 के 7। अच्छा मुझे एक चीज़ और भी बताइए, बस ऐसे मेरा ऐसी जानने की ऐसी इच्छा है, मुझे ज़रा एक चीज़ ये बताएं कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, या टोटल मैं पूछता हूँ, जम्मू कश्मीर, हो सकता है आपसे मैचिंग में ये आ जाए कि जम्मू कश्मीर से कितनी लोकसभा सीट हैं, या दिल्ली से कितनी हैं, तो मैचिंग में आ जाए। तो याद रखना जम्मू कश्मीर से 5 लोकसभा सीट हैं। और जब दिल्ली की बात करता हूँ मैं, तो दिल्ली में आपको 7 लोकसभा सीट देखने को मिलती हैं, जबकि दादर और नगर हवेली है, मैं यूटीज़ की बात कर रहा हूँ, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग हुआ करती थी, अलग अलग होती थी, फिर अब बाद में एक ही में जोड़ दी गई। इससे 2 लोकसभा सीट है, बाकी जितनी यूटीज़ हैं वहाँ से एक लोकसभा सीट है। बस याद रह जाएगा, भूलेंगे तो नहीं, बस यही है, बस इतनी चीज़ जरूरत है, और कोई ऐसी जरूरी वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है। और बस ऐसी कोई बात है नहीं। हालांकि ये देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा सीट कहाँ से कितनी है, याद रख लेना इसको। थोड़ा सा हो सकता है, मुझे लगता है कि अगर गंदा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा कोई बुरा नहीं है, कोशिश कर सकता है, ठीक है, ठीक। फिर ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ इंडिया को कोई सीट नहीं मिली, ये सब चीज़ें रटने वाली नहीं है। एक जो डार्क पॉइंट लिखा हुआ नीचे, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ है बीजेपी के उड़ीसा से सांसद हैं, किस सीट से सांसद हैं ये आप ढूंढेंगे, ठीक है, किस सीट से सांसद हैं, राइट, ये ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे, जरूर का मतलब जरूर, मुझे भी पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे पता नहीं है। भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर बड़ा मस्त वाला पद है, बड़ा अच्छा पद है। क्यों अच्छा पद है, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि लोकसभा भले ही भंग हो जाए, लेकिन जो आपका स्पीकर का जो पद है वो भंग नहीं होना चाहिए, ठीक, खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए जब लोकसभा भंग भी हो जाती है तो स्पीकर बना रहता है, ठीक, स्पीकर बना रहता है। फिर नई लोकसभा का गठन हुआ। अब जब नई लोकसभा आ गई है तो वहाँ पे जो पुराना स्पीकर वो कार्यभार प्रोटेम स्पीकर को संभाल के देगा और उससे कहेगा कि आप कार्यवाही आगे बढ़ाइए। तो कार्यवाही उसकी केवल इतनी है कि वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा, मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाएगा, याद रखना, मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, संसद के सदस्य जो हैं, संसद सदस्य मतलब लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएगा। बस इतना ही काम करेगा। इसके बाद क्या करेगा कि अपने जो स्थान है वो दे देगा, किसको, वो लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। हाँ, एक काम और कराएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएगा, समझे, याद रखना, अध्यक्ष का चुनाव कराएगा। तो जब चुनाव हो जाएगा, जो बन जाएगा उसको अपनी सीट दे देगा, वहाँ पे वो बैठ के मजे करेगा। दूसरी चीज़, अब 18वीं लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला साहब बने, राजस्थान की कोटा सीट से आते हैं, आप सबको पता है। लेकिन इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट घटना यह है कि लगातार दूसरी बार ये बने हैं,
क्या क्या कभी हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि लगातार कोई दूसरी बार बना हो? तो जब मोदी जी एक स्पीच दे रहे थे लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने इस बात को बताया था कि बलराम जाखड़ साहब जो थे, बलराम जाखड़ साहब लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको ये सौभाग्य प्राप्त था कि वो लगातार 2 बार, लगातार मतलब बैक टू बैक, लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बने रहे। हालांकि जब आप नीलम संजीवा रेड्डी को देखेंगे ध्यान से, तो वो भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष थे, बट लगातार नहीं थे। दोनों बार उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। 1977 में त्याग पत्र दे दिया था, फिर वो चुनाव लड़ गए थे, ठीक, याद रख लेना, ठीक है। एक बार 69 में दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बलराम जाखड़ साहब जो है लगातार 2 बार रहे थे, ठीक, याद रख लेना। और ये कौन सी लोकसभा में रहे थे, तो ये भी रख लेना, 7वीं और 8वीं लोकसभा में लगातार रहे थे। 7वीं लोकसभा चली थी 1980 से 85 तक, 8वीं लोकसभा आपकी चली थी 1985 से 1989 तक, ठीक है, 1985 से 89 तक। दूसरी 8वीं लोकसभा मतलब ये राजीव गांधी वाला दौर है, जो कि 7वीं लोकसभा का जो दौर था वो इंदिरा गांधी वाला दौर था। 84 में हत्या हो गई उनकी और 85 में राजीव गांधी आ गए, मतलब 84 में ही राजीव गांधी को शपथ दिला दी गई, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें थी, कुछ बेसिक चीज़ें थी, मुझे ऐसे याद आ गया, इनका नाम सुन के तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये सब वही चीज़ें हैं, पढ़ लिया मैंने। अगली बार चलो आगे बढ़ो। फिर है नई सरकारों का कुछ गठन हुआ है। मैंने आपको साथ साथ बताया कि विधानसभा के कुछ चुनाव भी साथ साथ हुए। देखिए, विधानसभा के चुनाव हुए, अगर इफ़ इन केस लोकसभा के चुनाव नहीं हुए होते और विधानसभा के चुनाव हुए होते, ठीक, मान लीजिए हुए होते, तो ये गारंटी थी कि विधानसभा के चुनाव से हो सकता कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन आप मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, एक अभी जो फाइनल हुआ, वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, इसके साथ में मान लीजिए कोई वनडे सीरीज होती, अब आप दोनों साथ ही साथ, दोनों एक ही दिन सब चीज़ें घटित हो रही हैं, तो किसकी आने की संभावना होती? जाहिर सी बात है कि जो वर्ल्ड कप हुआ है उससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती। मुझे ही ऐसा इसमें लग रहा है कि स्टेट से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। स्टेट में बहुत सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, जब समय मिले तो इसको पढ़ें, अन्यथा मत पढ़ें। बेसिक चीज़ आप ये जरूर जान लें कि 4 अन्य जो थे, जैसे आंध्र प्रदेश था, उसमें उड़ीसा था, इसमें सिक्किम था और अरुणाचल प्रदेश था। इनकी विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए, साथ ही साथ चुनाव हुए। लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ पे, तो बीजेपी ने 2 जगह पे सत्ता हासिल कर ली है। अरुणाचल प्रदेश में और ज़्यादा मजबूती के साथ में आ गई, और उड़ीसा में बीजू जनता दल यानी बीजेडी का जो शासन था 24 साल का, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। इसके बाद में ये यहाँ पे बीजेपी दोनों जगह पे कायम हो गई, ठीक, याद रख लेना। दूसरी चीज़, सिक्किम में एक पार्टी है एसकेएम बड़ी भारी बहुमत से जीत के आई, 32 से 31, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ठीक, इसने सभी दलों का सफाया कर दिया। और जबकि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, जो सत्तारूढ़ दल था, जो पिछली बार जो फुल मेजोरिटी के साथ में आया था, 5 वर्ष इस सत्ता में रहा, वाईएसआर रेड्डी की जो पार्टी थी, वाईएसआर कांग्रेस, उसको बुरी तरीके से हराया है टीडीपी ने, समझे। टीडीपी वही है जो मोदी मंत्रिमंडल में, मतलब मोदी गवर्नमेंट बनाने में जिनका बड़ा हाथ रहा है। एनडीए की सरकार के नेतृत्व में सत्ता की वापसी कर ली है, बड़ी अच्छी इन्होंने। ये अकेले भी सरकार बना सकते थे, ज्वाइंट की जरूरत वहाँ पे थी भी नहीं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप देखते हैं, अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, टीडीपी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। हाँ, दूसरी बात है, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू जो नायडू हैं, उनको तेलुगु देशम पार्टी को अकेले 135 सीटें प्राप्त हो गई, तो वहाँ उन्होंने सरकार बना ली। फिर इन्होंने क्या किया है, अलग अलग चीज़, जैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या घटनाक्रम रहा, कितनी सीटें हैं, इतनी सीटें हैं, तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं। जैसे 60 विधानसभा सीटें। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट आपको कहाँ मिलेंगी, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट आपको मिलेंगी, 14 लोकसभा सीट आपको असम में देखने को मिलती हैं, ठीक, सबसे ज़्यादा। बाकी 2-2 हैं ज़्यादातर जगह, फिर कई जगह पे 1-1 भी हैं। मुझे ठीक से इस समय याद नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। एक चीज़ लोकसभा सीट से मुझे याद आ गया, एक सवाल पिछले वर्षों में पूछा गया है स्टैटिक पोर्शन में, पॉलिटी वाले सेक्शन में, कि कौन से स्टेट की लोकसभा सीट कितनी है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं 80 सीटें हैं यूपी से, ऐसे लिखते हुए चलना, यूपी से 80 सीटें। दूसरे नंबर पे आपको महाराष्ट्र से सीटें मिलेंगी 48, ऐसे ऊपर लिख लेना महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सीटें आपको देखने को मिलती है, तो वेस्ट बंगाल से आपको देखने को मिलती हैं 42, जिसमें से 29 सीटें जीत के ले गई है इस बार तृणमूल कांग्रेस, ठीक। वेस्ट बंगाल के बाद अगर आप देखेंगे तो बिहार से आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। ऐसी चीज़ें, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर तमिलनाडु से आपसे 39 सीटें मिलेंगी। ये ऑर्डर याद रख लेना, ऑर्डर याद रख लेना, ढंग से याद रखना, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि गलत किया है, ऐसी चीज़ तो बताई नहीं, ठीक, बस। और मैंने ये बता दिया, असम से 14 हैं और अलग अलग जगह पे हैं। फिर मेघालय में शायद 2 हैं या मणिपुर में 2 हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, किसी में 1 है, बस याद रखना। 7 सिस्टर्स में ज़्यादातर में असम के बाद में 2 होंगी या 1 होंगी, और सिक्किम जो है, सिक्किम में 1 है, ठीक, बस। और इसमें ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, समझे। फिर और क्या है, फिर और क्या है, हाँ,
लोकसभा चुनाव। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे और बताइए, लोकसभा को अपर हाउस या लोअर हाउस जैसे हम लोग आम साधारण भाषा में कह देते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है बहुत बड़ी गलती करते हुए, कई टीचर्स को भी देखा है, बेसिक टीचर्स को पढ़ाते हुए, वो गलती ये करते हैं कि लोकसभा को बताते हैं संवैधानिक रूप से ये जो है निचला सदन है। जब संविधान में आप जब देखेंगे तो कहीं पे भी आपको लोकसभा में निचला सदन या राज्यसभा को ऊपरी सदन कभी नहीं कहा गया। ये व्यवस्था जो 2 सदन की जो स्टार्ट हुई उसमें ये ज़रूर था, जब यूनाइटेड किंगडम का जो मामला था वहाँ पे ये जो एलिट क्लास के लोग थे तो वो राज्यसभा में जाके बैठ जाते थे, मस्त उनको नॉमिनेट कर दिया जाता था, मज़े करते थे, तो वो एलिट क्लास के लोग थे। बाकी और लोग चुनाव में लड़ते थे, जान खपाते थे, तो वो आम लोगों की सभा बन गई, एलिट लोग चले गए वहाँ पे अपर हाउस में, इसलिए उसको अपर हाउस बोला जाने लगा। वही चीज़ यहाँ पे हुई, इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाने लगा, वहाँ एलिट लोग, तो उसी के रेफरेंस से हम लोग अपर हाउस या लोअर हाउस बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा अपर हाउस है कौन सा लोअर हाउस है। आर्टिकल 79 में जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे संसद के बारे में बातचीत की गई है और संसद में 3 घटक बताए गए हैं, एक होगा राष्ट्रपति होगा, एक होगी लोकसभा होगी, एक होगी राज्यसभा होगी। एक जरूर हाँ चीज़ जरूर है, जब आप आर्टिकल जब को ध्यान में देखेंगे तो 79 के बाद में जिसमें संसद लिखा हुआ है, जब 80 नंबर पे आएंगे तो वहाँ पे आपको राज्यसभा मिलती है और 81 नंबर पे जब आप आते हैं तो वहाँ पे आपको लोकसभा मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि लोकसभा बाद में आती है, ये जरूर है, राज्यसभा पहले आ जाती है। अदरवाइज नंबर के हिसाब से मेरी बात समझिए, नंबर के हिसाब से, ठीक है, याद रख लेना इसको चीज़। और ऐसी कोई चीज़ है जो बताने से मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे मुकेश दलाल वाली कहानी मैंने बता ही दी है, ठीक है। शंकर लालवानी जो थे उनको भी मैंने बता दिया, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मतों से जीते थे, 11,75,000 समथिंग ऐसे कुछ था, 11,75,000 के आसपास से, ठीक है। और यही सब चीज़ें हैं। और चुनाव आयोग को आप ठीक से पढ़ लेना। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, वीडियो लंबा है, जानबूझ के लंबा बना भी है, मुझे बताने में बड़ा मज़ा आ रहा था और ये ज़रूरी है। देखिए, करंट से अगर नहीं आया तो स्टैटिक से जो मैंने बताया वहाँ से क्वेश्चन फेंक के आ जाएगा, बिल्कुल आपके सामने पड़ा हुआ मिलेगा और आप कहेंगे कि कहाँ हो गया, ये क्या हो गया, हाय लुट गए। ये स्थिति ना है, इसलिए पहला वीडियो है, बहुत कम चीज़ें कवर की हैं लेकिन बहुत विस्तार से कवर की हैं, इसलिए मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगा, प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा, राइट, बिल्कुल प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा ढंग से, और ये पूरी सीरीज जो आपको मिलेगी तो आपको ठीक लगेगा। दूसरी चीज़ें आप कुछ चीज़ें आप खुद भी पढ़ लीजिए, जैसे कि निर्वाचन आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 374 में आपको मिलती है, 15वें भाग 15 में इन सब चीज़ों को आप बेसिक चीज़ें देख लेना। जैसे यूपीपीसीएस ने पिछली बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था, यहाँ पे मैं छोटा छोटा कुछ लिख देता हूँ। यूपीपीसीएस ने एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि पहली महिला निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, समझे, तो वो चीज़ें जो पूछ दी गई थी, ऐसे क्वेश्चन आपसे, रामा देवी थी उसका आंसर, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे अभी भी बन सकता है, कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है कि अभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, एक बार बन गया तो दूसरा नहीं बनेगा। या पहले दिनों में कभी पूछा है कि सुकुमार सेन पहले थे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, तो पूछ सकता है। इस बार चर्चा में टीएन शेषन की रील्स बहुत रही हैं, टीएन शेषन, समझे, टीएन शेषन ऐसे लिखेंगे, तो बड़े प्रभावी व्यक्ति थे, जिस चीज़ पे अड़ जाते थे वही काम कराते थे। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, उन दिनों आरोप ये लगता था कि ये चुनाव बहुत ज़्यादा पारदर्शिता से करा रहा है, इतनी पारदर्शिता से चुनाव नहीं होना चाहिए, अलग अलग घटनाएं होती हैं, खैर बताने का एक तरीका है उनसे, तो याद रख लेना। दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें बेसिक और सब पढ़ के चले जाना, जैसे कि चुनाव आयोग जो होता है वो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, लेकिन जब आप संविधान के अंदर जब उठा के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 324 के अंदर कि एक भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे, गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बोलता है, इसके लिए अलग से विधेयक आया, उससे ये चीज़ें निकल के आई। 1989 तक याद रखना, 1989 तक जो चुनाव आयोग था वो केवल एक सदस्य था, केवल एक ही व्यक्ति होता रहता था। 89 में एक परिवर्तन हुआ, आपको याद होगा, जब आप लोग रखते रहते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, और संशोधन हो गया 1988 में ही लागू हो गया 1989 में, जिसमें हुआ ये कि 21 साल की जो आयु थी, वोटिंग जो पावर थी, उसको बदल के कर दिया गया 18 साल। अब 18 साल के लोग भी वोट डाल सकते थे। इसके साथ में ही एक परिवर्तन किया गया कि जो चुनाव आयोग है अब वो एकल सदस्य नहीं रहेगा, एक लोगों का नहीं रहेगा, उसमें 2 लोग और जोड़े जाएंगे। ये व्यवस्था 1990 में फिर बदल दी गई, 93 जब तक आता है, 93 में घटनाक्रम बदलता है, फिर 93 में फिर पुनः बहाली हो जाती है और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग चलता है। इस बार 25वें चुनाव आयोग कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, राइट, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, याद कर लेना ठीक से। और सब बेसिक चीज़ें हैं, बस इन सब चीज़ों को आपको पढ़ के चला जाना है। इससे रिलेटेड मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों से कोई चीज़ आ जाए, तो बस और कुछ चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मतदाता इस बार कितने थे ये देख लेना। कुछ मोटा मुझे याद आ रहा है कि इस बार के टोटल मतदाता थे वो 64.2 करोड़ के आसपास थे, याद कर लेना इसको, एक बार फ्रॉड जरूर चेक कर लेना, वैसे 64.2 करोड़ ही थे। दूसरी चीज़ है, इस बार जो
जो मतलब क्या मैं कहना चाहता था, लो मैं भूल गया, गजब हाल है। अब मैं भूलने की बीमारी भी हो गई है, ज़्यादा उम्र हुई नहीं है मेरी, लेकिन बीमारी जो है वो फैल गई है इस समय। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बेसिक चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। और सब चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे दलगत स्थिति है यहाँ पे लिखी हुई है विधानसभाओं में अलग अलग, जहाँ की लिखी है। ये पेमा खांडू की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बात हो रही होगी वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ की स्थिति है। एनसीपी है, कांग्रेस को बोलते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। फिर ऐसी सारी चीज़ें हैं। फिर आंध्र प्रदेश की कुछ चीज़ें हैं, चंद्रबाबू नायडू सरकार बना ले गए हैं वहाँ पे, ठीक। YSRCP वहाँ पे हार गई है, ऐसी सब चीज़ें हैं। तो सिक्किम की ये कहानी है, 31 सीटें SKM लेके गई है, और ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ें सारी देख लेना, और बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आने की संभावना है यहाँ से, फिर भी देख लेना। अगर आप चाहें तो शेख हसीना जो दोबारा इनकी यात्रा हो गई इनको करा दें। गजब की घटना ये थी कि शेख हसीना एक तो चुनाव देखिए 9 तारीख को आई पहली बार, जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, और इतनी हाल ये घटना इतनी ज़रूरी हो गई कि इनको दोबारा आना पड़ा। कौन तारीख को? तो 21 और 22 जून को, मतलब टाइम देख रहे हैं आप, बहुत कम टाइम में दोबारा आई हैं, इसलिए ये घटना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि पूरी जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको मैं कवर कर दूँ। आज थोड़ा सा वार्म अप था, वार्म अप के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कोई भी फालतू की चीज़ मैंने बताई नहीं। जिन चीज़ों को काटना था उन सब चीज़ों को मैंने काट दिया। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि अगली बार जो मैं अगला वीडियो जो इस पे आएगा, और रोज़ ही लगभग मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको भी कवर अप कर दूं, मतलब पूरा जैसे राष्ट्रीय पोर्शन है उसको मैंने कवर अप कर दिया, ठीक। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पे चला गया, फिर इसके बाद आर्थिकी वाले पोर्शन पे चला गया, फिर इसके बाद यूपी स्पेशल आएगा उस पर चला जाऊँगा, फिर वन लाइनर बोल रहा हूँ, फिर जो छोटे छोटे टॉपिक हैं बीच लास्ट में, पुरस्कार, किसी का निधन हो गया है, समझे, किसी ने कोई बुक लिख दी है, इन सारी चीज़ें, उसमें सब इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। और ये मैं आश्वस्त करता हूँ अगर इस चैनल के साथ आप जुड़े हैं, और क्योंकि मैं इस समय मतलब क्या बोलता हूँ, एकल टारगेट, केवल एक टारगेट है यूट्यूब के ऊपर, वो ये है कि मैं करंट अफेयर्स का पूरा सिस्टम बदल दूँ। बहुत खामियां हैं, बहुत गलतियां हैं, राइट। यूट्यूब में जो चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत गलतियां हैं, बड़े बड़े चैनलों की गलतियां हैं जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में पहुंच गए हैं। मतलब पढ़ाने का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें। लिखा बहुत कुछ होता है, उसमें कुछ चीज़ें अलग से डालनी होती हैं, कुछ निकाल के बिल्कुल फेंक देनी होती हैं। ज़रूरी है, बच्चे के हाथ में ये बुक आती है, उसको पता है इंपॉर्टेंट बुक है, उसको पता नहीं है कितनी चीज़ें पढ़नी है, कितनी चीज़ें रटनी हैं, समझे, क्या छोड़ के जाना है, इसीलिए समस्या खड़ी हो जाती है, समझे। मैं काम बिल्कुल 80% में काम मेहनत का ख़त्म कर देता हूँ, 20% आपका बचता है, और साथ में अगर आप कर रहे हैं तो उसका सौभाग्य प्राप्त होगा आपको, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि काश आपको वो सौभाग्य प्राप्त हो। दूसरी चीज़ है, जो क्रॉनिकल चल रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगी। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसमें आपको पता चलेगा कि जुलाई की जो क्रॉनिकल थी उसको थॉरली कंप्लीट किया था हम लोगों ने 2 वीडियो में। इसके बाद जो जून की क्रॉनिकल थी उसको मैंने कंप्लीट किया था 3 वीडियो में, क्योंकि उसमें स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा हो गया था, मैंने ये चीज़ आपको बताई। इसके बाद मैं मई की मैं क्रॉनिकल बनाने जा रहा था वीडियो, तब तक आप लोगों ने 3 दिन से इतने फ़ोन किए, इतनी कॉल की, इतनी सब मैसेजेस किए। दूसरी चीज़ है, मेरा एक निवेदन है कि आप लोग कृपया मैसेज किया करें, सीधे फ़ोन मत किया करें, तो थोड़ी सी हमारी ज़िंदगी बची रहेगी, और थोड़ा सा हमारा प्रयास जो है वो ठीक बनता रहेगा। बाकी सब कुछ है जो आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। इसलिए चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मज़े करिए, अच्छे कमेंट करिए, मज़ा आता है पढ़ के। जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर देता हूँ, मैं दिल से बहुत माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और इसके बाद में मैं रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। होता कुछ नहीं है, मतलब ना कुछ मिलता है ना कुछ जाता है, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ करते हैं और उसके लिए अगर कोई 2 बातें अच्छी कह देता है तो करने की और इच्छा होती है, राइट। तो फिर ये आगे जैसे ये वाला है, शेख हसीना जो है वो आई हैं, इसमें तीस्ता नदी जो था उसके लिए प्रोजेक्ट पे बात हुई है, कुछ टेक्नोलॉजी से है, कुछ वीज़ा से है बातें, यहाँ पे ये सारी बातें हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग आएंगे, समझो। और फिर ये कोझिकोड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा यहाँ पे लिख लेना कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, समझे। इसको मैं अलग तरीके से कराऊंगा। कुछ अन्य एस्पेक्ट भी हैं जो इसमें कवर करने हैं, ज़रूरी हैं, बताने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ है, ये एक अधिनियम आया है, ये परीक्षाएं जब और स्तर खराब होता चला जा रहा है तो इसकी ज़रूरत और ज़्यादा होगी। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिले। इसमें जो एडिशनल चीज़ें हैं यूपी में अभी जो कैबिनेट ने 2 जुलाई को, आई थिंक 2 जुलाई को या 28 जून को, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, एक पास किया है सिस्टम, तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कि यूपी में भी विधेयक पारित हो गया, विधेयक नहीं, आई थिंक वो सेशन तो है नहीं इस समय, वो क्या बोलता हूँ, अध्यादेश आ गया था, राइट। तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे भुज
का स्मृति वन भूकंप ये यूनेस्को संग्रहालय में आ गया है, इसको सब ये सब चीज़ें हैं, इसको देख लेंगे। दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जो मैंने पहले पढ़ाई हैं वैसी मिलेंगी आपको, ठीक। तो जो मैंने ठीक से करा दिया है वहाँ पे मैं एवरेज में चलूँगा, अदरवाइज़ मैं ठीक करता हुआ चलूँगा। इस बुक का निचोड़ देना है, सार तत्व देना है। बुक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लिखा हो 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, रटिए, नहीं, बिल्कुल गलत। ये कोई तरीका ही नहीं है। इतना काम आप खुद कर सकते हैं। मैं ऐसे पढ़ दूँ आपदा प्रबंधन रणनीतियों तन्यकता प्रयासों, मतलब नहीं है, सही है, ये कोई तरीका नहीं है, समझे। मेरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको, खैर ये सब बातें हो गई। कुछ कुछ बातें ऐसे करने का मन होता है क्योंकि आप सामने होते नहीं हैं, मैं हूँ एक स्क्रीन के सामने एक माइक लगा हुआ है, आराम से बैठा हूँ, तो ये सब चीज़ें कभी कभी बोलने का मन करता है तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। चलो एग्ज़ाम अच्छे से देना है बस इस बार, बस ये है कि करंट अफेयर जो है वो छूटना नहीं चाहिए, समझे। जिसका जिम्मेदारी ठेका मैंने लिया है वो गलत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और है, याद आ गई कि मैंने घोषणा की थी 2-3 दिन पहले कि मैं यूनियन बजट जो आने वाला है 23 जुलाई को संसद के लोकसभा पटल पर रख दिया जाएगा, ठीक। और फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे उसको, और जो स्टेट का जो है यूनियन बजट और दोनों की आर्थिक समीक्षा, दोनों की, स्टेट की और सेंटर की, दोनों की मैं कवर करूँगा 5 वीडियो में कम से कम। उसका फल आप देखेंगे अपने पेपर में, जहाँ से आपको गलतियाँ महसूस होती हैं वहाँ से आपको लगेगा कि नहीं अभी तो चीज़ ठीक है, समझे, अभी तो मज़ा आएगा। तो वो सब चीज़ें मैं करूँगा, समझे। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों चीज़ें मैं कवर करूँगा, उसके लिए निश्चिंत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। मेरा नाम है आयुष कटियार। शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको, और मुझे भी दे दीजिए।